हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए राधेश्याम गुप्ता। आज मैं आपको होम लोन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दिलाने वाला हूँ। अपना एक घर हो, ये हर किसी का सपना होता है। मेरी कोशिश होगी कि आज वो सपना आज का पूरा हो जाए, आपको सही रेट पर अच्छा लोन मिल जाए और आपका खुद का एक मकान हो जाए, आपको परेशानी भी नहीं हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सब कुछ आपको होम लोन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए होम लोन एक बड़ा एवं लंबे टाइम का लेने वाला डिसीजन होता है। जानकारी होगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। डिटेल में जानने हेतु आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं मिस्टर कुमुद भट्ट। जल्दी से मैं इनका पहले आपको परिचय दे देता हूँ, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा इनसे। ये पिछले 15 वर्षों से फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अहमदाबाद में खुद का ऑफिस भी डाला हुआ है। ये होम लोन दिलाते हैं और अच्छे टर्म्स पे दिलाते हैं। होम लोन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लोन चाहे तो आप सीधे भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सी बातें, टर्म्स एंड कंडीशन जानना आवश्यक होता है। तो जैसा आज अपन कुमुद भाई से बात करेंगे, तो कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे होम लोन किस लिए होता है, कहाँ से मिलता है, कितना मिल सकता है, कौन ले सकता है, कितनी अवधि के लिए मिल सकता है, मार्जिन मनी क्या होता है, ब्याज कितना लगता है, फिक्स रेट ब्याज क्या होता है, फ्लोटिंग रेट ब्याज क्या होता है, ईएमआई क्या होती है, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, प्री पेमेंट और फोरक्लोजर क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, उसके अलावा टॉपअप क्या होता है, सिविल क्रेडिट स्कोर क्या होता है, लोन एलिजिबिलिटी क्या होती है, को एप्लीकेंट क्या होता है, इनकम टैक्स में क्या क्या लाभ है। तो ये सब बातें एक एक करके आज अपन कुमुद भाई से बात करते हैं। तो हम चाहते हैं आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाए। तो लीजिए बात करते हैं। वेलकम टू कुमुद भाई। हेलो कुमुद भाई। Hello, sir. Good afternoon, sir. गुड My name is आफ्टरनून। Kumar and my company name is My Dream Loan. यस, And वेलकम टू आवर आज चैनल। यस, कैसे हैं आप? बस सर मजे में सर, फर्स्ट क्लास सर। मजे में। तो आज हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ आप उनको होम लोन के बारे में जानकारी दीजिए। जैसे मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि होम लोन किस लिए होता है और ये कहाँ से मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर होम लोन जो होता है वो आपका घर, जैसे आपने बताया होम लोन यानी होम यानी घर होता है। यानी घर परचेस करने के लिए जो आपको लोन मिलता है उसे हम होम लोन कहते हैं। चाहे आप बिल्डर से परचेस कर सकते हैं या किसी व्यक्ति से परचेस कर सकते हैं, जिसे हम रीसेल कहते हैं। रीसेल का मतलब ये है कि ऑलरेडी किसी ने मकान लिया हुआ है, बराबर, वो मकान को किसी कारणवश उसको बेचता है और वो मकान हम खरीदते हैं, उसको हम रीसेल केस कहते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप मकान जब परचेस करते हो तो बैंक द्वारा जो स्वीकृत की गई लोन होती है उसे हम होम लोन कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ से मिलता है होम लोन? होम लोन क्या है कि जो बैंक्स होती है, बराबर, उन सभी बैंकों से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें एनबीएफसी बैंक्स भी हो सकती हैं और बैंक्स भी हो सकती हैं, आप कहीं से भी इसे आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ये होम लोन कितना मिलता है? होम लोन मिलने के सर उसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आपका इनकम पैरामीटर्स होता है कि आपकी इनकम एलिजिबिलिटी कितनी है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या होती है, वो बैंक आपके इनकम पेपर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उस बेस पे कैलकुलेशन करती है। दूसरा होता है एक सैलरीड वैल्यू। सैलरीड वैल्यू आप जब मकान परचेस करते हैं, जो आप जो परचेसर और सेलर के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो सैलरीड होता है, वो अमाउंट। और तीसरा होता है मार्केट वैल्यू, कि उस प्रॉपर्टी की आज की कंडीशन में मार्केट वैल्यू क्या है। इन तीनों पैरामीटर्स के बेस पे लोन अमाउंट जो होती है वो डिसाइड होती है बैंक द्वारा। तो जनरली कितना मिलता है? मान लीजिए मार्केट की वैल्यू सपोज करो किसी मकान की 1 करोड़ रुपया है, तो उसको कितना लोन मिल सकता है? अगर उसकी मकान की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो उसको जो एलटीवी जो होती है, लोन टू वैल्यू, उसके हिसाब से 75% जो होता है वो लोन मिल सकता है। लेकिन उसमें वो भी देखा कंसिडर किया जाता है कि सैलरीड वैल्यू क्या है और उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी इनकम वाइज उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। तो आपके हिसाब से 75 लाख तक का उसको लोन मिल सकता है 1 करोड़ के, अगर मार्केट वैल्यू है उसकी, और अगर फाइनेंशियल जी, पेपर्स अगर सही हैं तो। सही है तो उसको उतना लोन 75% यानी 75 लैक्स उसको मिल सकता है। अच्छा, ये लोन कौन ले सकता है? कोई सैलरीड पर्सन, कोई बिजनेसमैन, या कोई भी ले सकता है? नहीं, इसमें जो सैलरीड पर्सन भी ले सकता है, बिजनेसमैन भी ले सकता है। उसमें क्या होता है कि बैंक द्वारा एक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट होती है। वो लिस्ट अगर कस्टमर प्रोवाइड करता है,
बराबर बैंक को, तो वो कोई भी व्यक्ति उस लोन को ले सकता है जिसकी तो इनकम होती है। आप इनकम को कैसे देखते हैं कि इस आदमी की इनकम भी है कि नहीं है? जैसे उनके सैलरी स्लिप होती है, बराबर सैलरीड में हम सैलरी स्लिप देखते हैं, बराबर कि उसकी सैलरी, उसको पर मंथ कितनी सैलरी आ रही है, बराबर जहां पर जॉब कर रहा है वहां से उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उस बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। और बिजनेसमैन में जो जो होता है वो आईटीआर फिल करता है, इनकम टैक्स अच्छा। रिटर्न जो होते हैं, उस बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और उसको लोन अमाउंट जो होती है वो निर्धारित की जाती है। ठीक है। अच्छा, कितना कितना टाइम पीरियड के लिए मिलता है लोन? लोन का एक बेंचमार्क है वैसे तो 20 ईयर्स, लेकिन अलग अलग बैंक अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए देती हैं, कोई 25 ईयर्स तक भी जाती है, कोई 30 ईयर्स तक भी जाती है। उसमें क्या होता है कि, और दूसरा एक क्राइटेरिया होता है कि कस्टमर की एज। सपोज करो कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, बराबर मेरी 60 ईयर रिटायरमेंट एज बैंक कंसिडर करती है, तो सपोज करो कि मेरी 40 साल की उम्र है, तो मुझे 20 साल के लिए लोन मिलेगा। अगर मेरी उम्र 50 साल है और मेरा रिटायरमेंट एज 60 है, तो मुझे 10 ईयर्स के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और बिजनेसमैन में एक पैरामीटर 65 ईयर्स का पैरामीटर उन्होंने बेंचमार्क बना रखा है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो मार्जिन मनी है, ये अगर बात करें तो जैसे अभी अपन ने बात की 1 करोड़ के लोन पे 75 लाख का लोन मिला, तो 25 लाख रुपए आदमी को खुद को अपने पास से देना होते हैं, वो मार्जिन मनी जी, कहलाएगा, वो बरोबर? मार्जिन मनी कहलाएगा। तो वो कौन देगा वो मार्जिन मनी? वो मार्जिन मनी जो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उनकी ओन फंड से वो मार्जिन मनी उनको देना पड़ता है। अच्छा, किसी ठीक है। किसी थर्ड पार्टी या किसी और से वो पेमेंट दे रहे हैं वो नहीं चलेगा, उनके ओन फंड, उनके अकाउंट से ही वो पैसा जो है, जो जिनसे परचेस कर रहे हैं उनको वो मिलना चाहिए। अच्छा, अभी सुना है इन दिनों में मार्केट में इंटरेस्ट की रेट काफी डाउन आ गई है होम लोन पे, तो अभी जी इंटरेस्ट सर। की रेट क्या चल रही है जनरली मार्केट में? अभी इंटरेस्ट की रेट जो है सर, वो आपने 6.85 से लेके 7.20, 7.50 तक चल रही है। उसमें क्या होता है कि उसमें हर एक बैंक ने अलग अलग पैरामीटर्स डिसाइड कर रखे होते हैं। सिविल स्कोर पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, और लोन अमाउंट पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि आप कितनी लोन ले रहे हैं। ये ईएमआई क्या होती है, बात करें तो? ईएमआई जो होता है, आपने जो लोन ली हुई है, सपोज करो कि मैंने 10 lakhs की लोन ली हुई है 10 ईयर्स के लिए, तो बैंक द्वारा जो 10 lakhs की लोन है उसको एक इंस्टॉलमेंट में, उसको एक अमाउंट में जो होता है 10 साल के लिए बाइफरगेट किया होता है, उसको हम ईएमआई कहते हैं। सपोज करो कि मैंने 10 लाख की लोन ली हुई है 10 साल के लिए, तो बैंक ने हम्म। मेरा एक जो अमाउंट है फिक्स हर मंथली जो मेरे अकाउंट से जाएगा 10,000 रुपया डिसाइड किया हुआ है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिसाइड होता है जब आप लोन लेते हैं। तो वो 10,000 रुपया जो होगा वो मेरा ईएमआई होगा। अब इसमें एक और चीज है कि ईएमआई में लोग मानते हैं कि ईएमआई दे रहे हैं लेकिन लोन खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि ईएमआई में क्या होता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है और एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है। उसमें क्या होता है कि सपोज करो कि मेरा 100 रुपीज का ईएमआई है, बराबर, उसमें शुरू में जो होता है मेरा इंटरेस्ट पोर्शन ज्यादा होता है। सपोज करो कि मेरा 90 रुपीज जो होगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा, और मेरा 10 रुपीज मेरा प्रिंसिपल होगा। तो धीरे धीरे जो होता है वो इंटरेस्ट पोर्शन जो होता है वो आपका बढ़ता जाता है, आपका आप कम होता जाता है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट आपका बढ़ता जाता है। तो एक टाइम पे दोनों आके 0-0 पे आपकी जो टर्म पीरियड है आपकी खत्म होती है, और 0-0 पे आपके खत्म हो जाते हैं और आपकी लोन खत्म हो जाती है। तो ईएमआई का मतलब मोटा मोटी ये है कि जो रीपेमेंट करना है वो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है, और ये जी, 20 साल के लिए या 10 साल के लिए जो भी जितने टेन्योर भी होता टाइम है। के लिए होता है उस उतने साल के लिए होता है ये। अच्छा कुमुद भाई, एक बात बताइए, जनरली सपोज कीजिए कि किसी ने 1 लाख का लोन लिया, तो 1 लाख की ईएमआई कितनी बनती है अगर वो 20 साल के लिए लोन लेता है जनरली? वो सर उसका क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिसाइड होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम गिने तो उसका जो है होता है पर लाख ईएमआई हम गिनते हैं, तो उसका 750 के आसपास का रेशो बनता है सर, पर लाख का ईएमआई। अच्छा, 750 रुपये पर मंथ पर लैख, पर लाख। बरोबर? जी। यस यस। ठीक है। अच्छा, कुछ बैंक वाले जब लोन देते हैं तो कोई प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं, जी सर। तो ये क्या होती है प्रोसेसिंग फीस? ये क्या होता है कि वन टाइम चार्जेस होता है, जो बैंक आपका लोन का जो प्रोसेस करती है, बराबर शुरू से लेके एंड तक का, लोन सैंक्शन करना, फिर उसका लीगल, टेक्निकल, फिर आपका डिसबर्समेंट, तो इन सब का जो शुरू से एंड तक का एक प्रोसेस होता है, वन टाइम फी होती है जिसको हम प्रोसेसिंग फी कहते हैं। तो ये कितना होता है करीब करीब?
ये क्या है कि प्रोसेसिंग फी जो होता है ना वो अब बैंक अपने हिसाब से वो डिसाइड करती है कि सेलर रेट के लिए अलग होता है, अपने बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, फिर एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट तक जो होता है वो अलग होता है। हर एक बैंक में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग फी होती है, वो आप किस बैंक से लोन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जैसे 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो उसको प्रोसेसिंग फीस अलग अलग बैंकों की अलग अलग भी हो सकती है, लगा के अलग 10,000 अलग। 20,000 रुपए से, और 1% आधा परसेंट ऐसे भी हो सकती है। जी सर, वो बैंक्स पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रोसेसिंग फी ले रही है वो। अच्छा, एक बार बताइए, ये सिबिल स्कोर क्या होता है? आपने बताया कि सिबिल स्कोर पर डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट्स। जी, सिविल स्कोर क्या होता है कि जब भी आप एक सिविल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो भी आपकी क्रेडिट एक्टिविटी होती है, जो भी आप लोन लेते हैं, बराबर ना, उसका हर बैंक को रिपोर्टिंग करना होता है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप रेगुलर पे ईएमआई पे करते हैं तो आपका रिपोर्ट उस हिसाब से बैंक सिविल डिपार्टमेंट को भेजता है और उस हिसाब से आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है। जितना सिविल स्कोर अच्छा होता है, बैंक उस कस्टमर को उतना अच्छा मानती है। जितना आप रीपेमेंट रेगुलरली करते हैं तो उसका आपका सिविल स्कोर, आपका बैंक रिपोर्टिंग जो होता है सिविल डिपार्टमेंट को अच्छा रिपोर्टिंग करती है और आपका सिविल स्कोर उस काफी अच्छा पॉइंट्स में गिना जाता है। यानी कि ये मतलब निकला कि आज तक हमने जितने भी लोन लिए हैं उनकी रिपेमेंट की पोजीशन शो करता है सिबिल स्कोर। जी जी, बैंक बैंक को हर हर 3 मंथ के अंदर जो होता है वो रिपोर्टिंग सिविल डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। वो रिपोर्टिंग के बेस पे सिविल डिपार्टमेंट एनालिसिस करता है और आपको सिविल स्कोर यानी जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको अलॉटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि सुना है कि जैसे किसी की इनकम कम पड़ जाती है, या सपोज करो कोई आदमी चाहता है कि भाई हम 2 नाम से लोन लेना चाहें, तो उस केस में को एप्लीकेंट होता है, तो ये को एप्लीकेंट का क्या चक्कर है? कोप्लीकेंट का चक्कर, कोप्लीकेंट में क्या होता है कि जैसे आप जो लोन ले रहे हैं, बराबर ना, उसके साथ में कोप्लीकेंट एक और पर्सन आपके साथ में ऐड किया जाता है, चाहे आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, ब्लड रिलेशन में कोई भी हो सकता है। सपोज करो कि आपकी वाइफ है, आपके फादर है, आपकी मदर है, कुछ किसी को भी आप कोप्लीकेंट में रख सकते हैं। कोप्लीकेंट रखने के पर्पस क्या होते हैं बेसिकली, कि अगर कुछ हो जाता है फ्यूचर में, बराबर, तो बैंक सेकंड किस पर्सन को कांटेक्ट करे, बराबर, उसके हिसाब से भी कोप्लीकेंट रखा जाता है। दूसरा क्या होता है कि आपका जो कोप्लीकेंट है, बराबर, वो आपका कभी कभी प्रॉपर्टी में ओनर भी होता है साथ में, बराबर, तो उस वजह से भी कोप्लीकेंट रखना कंपलसरी होता है। तो को एप्लीकेंट रखने से बेनिफिट ही है? बेनिफिट है, कोप्लीकेंट रखने से कोई नुकसान नहीं होता है, कोप्लीकेंट रखने से बेनिफिट है इसका, ऐसा है।